स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास आप लोगों ने फोर्स के बारे में जाना था, उसकी एसआई यूनिट देखी थी और फोर्स के कुछ इफेक्ट्स देखे थे। आई होप कि आप लोग को फोर्स समझ में आया हो कि फोर्स होता क्या है, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है ना। नाम से तो आप लोगों को क्लियर होगा कि व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स एंड व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग को बैलेंस्ड फोर्स समझ में आ रहा होगा। बैलेंस्ड का मीनिंग समझ में आ रहा हो कि बैलेंस क्या होता है, लेकिन फिजिक्स में बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है और आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया तो कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा इसमें, तब तो आप पढ़ रहे हो। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में एक छोटा सा स्किप भी आपको क्या होगा, पूरे फिजिक्स को जीरो कर देगा, ठीक है ना। इसलिए आप हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए और बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, आप किसी भी आप सब्सटेंस पे इधर से भी फोर्स लगा रहे हो, इधर से भी फोर्स लगा रहे हो, क्या हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट ना ही मूव कर रहा है और अगर रेस्ट में है तो मूव नहीं कर रहा है, और मूव कर रहा है तो उसका क्या बोलते हैं, अपना स्टेट चेंज नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है उसमें, समझ में आ रही है बात, ऐसा क्या हुआ उसमें। समझ में आ रही है बात। तो ऐसा क्या हो रहा है उसमें कि वो उसका स्टेट चेंज हो जा रहा है। मतलब आप क्या हुआ कि दोनों साइड से किसी में फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना, और वो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही है और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, मतलब उसमें कोई स्टेट में चेंजिंग नहीं आ रही है। तो इसका मतलब कि क्या है, वो बैलेंस फोर्स है। जैसे देखिए मैंने एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स पे 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग रहा है और 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग रहा है, यानी कि इस बॉक्स पे 10 न्यूटन फोर्स इधर से भी अप्लाई कर रहे हैं और 10 न्यूटन फोर्स हम इधर से भी अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह का अगर फोर्स आप दिखेगा तो वो आप उसको आप कहिएगा बैलेंस्ड फोर्स। न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है। क्लियर है पॉइंट। और देखिए अनबैलेंस फोर्स क्या है, यही बॉक्स है, सेम बॉक्स है, इसको क्या हुआ 10 न्यूटन इधर से फोर्स लगा रहे और 15 न्यूटन इधर से फोर्स लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ये ऑब्जेक्ट में एक डायरेक्शन से फोर्स ज्यादा लग रहा है, एक डायरेक्शन से फोर्स कम लग रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, या मोशन में होगा तो मोशन उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। बैलेंस फोर्स में स्टेट चेंज नहीं होता है। क्लियर है पॉइंट। बैलेंस फोर्स में स्टेट चेंज नहीं होता है, क्योंकि बैलेंस फोर्स में क्या होता है, नेट फोर्स हमारा जीरो होता है। बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स जीरो होता है, यानी कि आप अगर नेट फोर्स निकालने जाओगे उसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ में आ रही है। तो आप आगे क्वेश्चंस में कराऊंगी आपको फोर्स का, तो उसमें भी आपको नेट फोर्स निकालना सिखाऊंगी, किस तरीके से हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं। क्लियर है पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि सेम चीज आपको क्लास 11th में पढ़ना होता है। सेम चीज यहाँ पर थ्योरी ज्यादा होती है और वहां पर न्यूमेरिकल ज्यादा होता है, तो थ्योरी सारी यही अप्लाई होती है, वहां पर सेम थ्योरी अप्लाई होगी वहां पर। इसलिए स्किप करने की कोशिश मत करिएगा, अगर आपने स्किप किया तो आपका बेसिक जो है वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि बैलेंस फोर्स में क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, और बैलेंस फोर्स में कोई एक्सिलरेशन नहीं होता है। बैलेंस फोर्स डज नॉट काउज एनी एक्सिलरेशन, ठीक है ना। आपको बात एक पता है कि एक्सिलरेशन कब प्रोड्यूस होता है, जब एक्सिलरेशन प्रोड्यूस दो केस में होता है, या तो वेलोसिटी में चेंजिंग आई है या डायरेक्शन में चेंजिंग आई है। आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि एक्सिलरेशन कब प्रोड्यूस होगा। एक ऑब्जेक्ट है, एक स्पीड मूव कर रहा है, ठीक है ना, मूव कर रहा है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उस केस में क्या हो गया, एक्सिलरेशन जीरो हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक्सिलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी चेंज होगी या उसका डायरेक्शन चेंज होगा। दो चीज चेंज होने से ही एक्सिलरेशन मिलेगा हमको, अदरवाइज हम लोग को एक्सिलरेशन नहीं मिलता है। एक्सिलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्वेश्चंस जब आप न्यूमेरिकल्स बनाने लगिएगा तो वहां पर आपको पहले समझना होगा कि एक्सिलरेशन होगा कि एक्सिलरेशन नहीं होगा, किस केस में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। मैंने आपको बताया कि जब बैलेंस्ड फोर्स होगा तो इस केस में एक्सिलरेशन हमारा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। सॉरी, एक्सिलरेशन कोई कॉज होगा ही नहीं। क्यों नहीं कॉज होगा, क्योंकि बॉडी जो है वो अपना स्टेट चेंज किया ही नहीं, नहीं ना किया। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, क्योंकि
वो एक रेस्ट में, ये दोनों साइड से सेम फोर्स लगा, तो जैसे इसमें सेम साइड से फोर्स लगा तो ये ऑब्जेक्ट मूव किया नहीं रेस्ट में। अगर ये मूव कर भी रहा है तो यूनिफॉर्म में मूव करेगा, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। अगर कांस्टेंट में मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है, तो कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा नहीं होगा, कोई एक्सेलरेशन हमको नहीं मिलेगा। एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों को दो चीज जानना है, एक वेलोसिटी और दूसरा डायरेक्शन। अगर ये दोनों हम लोग को नहीं मिलेगा तो एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। तो बैलेंस्ड फोर्स में सेम चीज होता है कि ऑब्जेक्ट जो है या तो अपना वो रेस्ट में ही रह जाता है या वो कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। क्लियर है पॉइंट? क्यों? बैलेंस्ड फोर्स की वजह कर, बैलेंस्ड फोर्स की वजह कर, ठीक है ना। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपना स्टेट चेंज कर लेता है, रेस्ट में है, मोशन में अपना स्टेट चेंज करता है, क्योंकि उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। अभी आप आगे चल के पढ़ोगे, मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग भी चलते हैं तो किस तरीके से फोर्स लगता है, किसी बैकवर्ड फोर्स लगता है, किस तरह से फॉरवर्ड फोर्स लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप मत करिएगा, ठीक है ना। तो इस अनबैलेंस फोर्स में हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो अपना क्या स्टेट चेंज करता है, तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है, उसमें स्पीड में चेंजिंग आ सकती है, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। इसी चीज को मैंने लिखा है बच्चों, व्हेन टू और मोर फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, व्हेन टू और मोर फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, व्हेन टू और मोर फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी equal in magnitude and opposite in direction, they cancel each other. Equal in magnitude, opposite in direction, they cancel each other. That's why net force is 0. समझ में आ रही है बात? नेट फोर्स निकालना आपको आगे मैं सिखाऊंगी कि नेट फोर्स कैसे निकलता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है नेट फोर्स निकालना, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े बच्चों, द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। ऑब्जेक्ट आप खुद ही लो कि एक ऑब्जेक्ट आप लिए हुए हो, एक बॉक्स है आपके पास, आप उसमें सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो आप देखते हो कि वो मूव करेगा, मूव करेगा नहीं ना करेगा। तो यहीं पर पॉइंट दिया, द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, आप कोई ऑब्जेक्ट मोशन में अगर सेम फोर्स अप्लाई कर दिए दोनों साइड से, तो ऑब्जेक्ट कोई कांस्टेंट मोशन में ही रहेगा। समझ में आ रही है? वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, आप उसके इस डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन फोर्स लगाए, इस डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन फोर्स लगाए, तो जिस स्पीड से वो चल रहा था उसी स्पीड से चलेगा, ना ही उसकी स्पीड बढ़ेगी ना ही उसकी स्पीड घटेगी, तो डायरेक्शन चेंज होगा नहीं, स्पीड चेंज होगा ही नहीं। तो बैलेंस फोर्स में जो उसका स्टेट होता है, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, उसका स्टेट चेंज नहीं होता है। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद हम लोगों ने लिखा बच्चों, डज नॉट काउज एक्सेलरेशन। जो बैलेंस फोर्स है वो कोई एक्सेलरेशन काउज नहीं करेगा। मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन कब हम बताएंगे, दो केस में, एक जब वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी, दूसरा हमारा जब डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर कहीं पर हमको वेलोसिटी चेंज होता हुआ दिख रहा है या डायरेक्शन चेंज होता हुआ दिख रहा है, तब आप कहिए कि हाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। अगर ये दोनों आपको कहीं पर नहीं दिखता है तो नो एक्सेलरेशन। इस केस में आप देख लो, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ और दूसरा कोई भी वेलोसिटी क्या वो इंक्रीज नहीं करी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट भी है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट भी है, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर भी रहा है, आप इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगा दिए, इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगा दिए, तो वो 5 मीटर पर सेकंड के ही स्पीड से चलेगा। समझ में आ रही है? ऐसा नहीं होगा कि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, आप पीछे से फोर्स लगा दिए उसको, तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, उसकी स्पीड डायरेक्शन चेंज हो सकती है, तो उस केस में एक्सीलरेशन हम लोग को मिल जाएगा। आई होप कि आपको स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट समझ में आ रहा होगा। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर मैंने आपको बताया बैलेंस फोर्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, चाहे ऑब्जेक्ट मोशन में हो या ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के लिए दो टर्म क्लियर करना है। पहला टर्म बच्चों है हमारा कि वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं, दूसरा है हमारा डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं। इन दोनों नहीं दिखा तो एक्सेलरेशन नो। उसके बाद अनबैलेंस फोर्स में आते हैं, व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर नॉट इक्वल। आर नॉट इक्वल यानी कि एक डायरेक्शन से आप 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, एक डायरेक्शन से आप 15 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, तो आप फोर्स जिस डायरेक्शन में ज्यादा लगाओगे, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, मूव कर जाता है। ठीक है ना। नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0, इसका नेट फोर्स 0 नहीं होगा। अगर आप इसमें आप नेट फोर्स निकालोगे तो 5 न्यूटन आएगा।
समझ में आ रही है ना बात? द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट है, बहुत हेवी है, ठीक है ना, इधर से आप 10 न्यूटन फोर्स लगाए, इधर से आप, या मान लें कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उस पर आप दो दोस्त मिलकर के, एक दोस्त जो है इस डायरेक्शन से 10 न्यूटन फोर्स लगाया और आप जो है इस डायरेक्शन से 15 न्यूटन फोर्स लगा दिए, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मूव करने लगेगा। मूव करने लगेगा ना, मूव करने लगेगा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स ज़्यादा लगा रहे हो। तो द ऑब्जेक्ट चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन कैन काउज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो था, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था, आपने फोर्स लगा दिया, ठीक है, मान लीजिए कि उधर से फोर्स लग रहा 3 न्यूटन, आपने लगा दिया 10 न्यूटन, तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। मूव किया, वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये था बच्चों हमारा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा भी स्किप मत करिएगा वरना बहुत पछताइएगा। यहाँ से लेके क्लास 11 तक आपको इसकी मुलाकात होगी और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आप किसी भी एग्जाम में, आप जेई में भी जाएंगे, आप मेडिकल लाइन में जाएंगे, आप किसी भी लाइन में जाएंगे, क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्योंकि इसी पर आपको फ्रिक्शंस भी पढ़ना रहता है और भी और टॉपिक है, ग्रेविटेशन में भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल होगा। तो स्किप करने की कोशिश मत करिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉज पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो न्यूटन्स लॉ 3 लॉज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए वीडियो को स्किप मत रखिएगा और लास्ट तक वीडियो देखा करिए, स्किप ना किया करिए। ओके।